मेरा जन्म जहाँ हुआ है वो पूरे विश्व में स्वाभिमान के रूप में जाने जाने वाले महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। भिंडर महाराज साहब से कब प्रथम बार मिलना हुआ? जो लड़ने का जज्बा है उनका, वो मुझे अच्छा लगा था। लड़ने के जज्बे के कारण ही मैं उनसे प्रभावित रहा, उनसे अच्छी तरह जुड़ा रहा। कन्हैयालाल जी की जो हत्या हुई, जो उदयपुर के पर्यटन पर एक धब्बा भी है। हमें इतने दुर्दांत अपराधी थे, उनकी विचारधारा जानने का अवसर मिला था। तब मुझे तो ये लगता है कि जो जिस परिवेश में पलता है, जिस तरह के लोगों के संपर्क में रह रहा है, उस तरह के लोगों से वो सीखता है। राम समान भानु प्रताप जी तो हमारे बीच बैठे हैं, तो आप आपके हनुमान जो हैं अरविंद जी, उनके बारे में कुछ कहें। राम लक्ष्मण की बात जो भाई भाई में स्नेह था, भगवान का विशेष आशीर्वाद है। ऐसे अच्छे लोग दुनिया में हैं जो आपके सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपसे ज्यादा ऊर्जा लगा रहे हैं। उदयपुर के हजारों युवा ये कयास लगाते हैं कि जैसे शिव के अंदर रविंद्र भाटी है, वैसे ही कुंभलगढ़ के अंदर भानु प्रताप सिंह जी सोलंकी है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कि आपका क्या लक्ष्य है राजनीति में जाने का? राजनीति मेरी रुचि का विषय रहा है। मेरे जीवन में मेरे पिताश्री और बड़े पिताजी नरेंद्र सिंह जी सोलंकी पद के लिए राजनीति नहीं करी उन्होंने। मेरा भी किसी पद को लेकर कोई विशेष टारगेट नहीं है। आप सभी फरमाते हो, जब प्रभु अवसर देंगे तब जरूर कोशिश करेंगे। नमस्कार, टॉक विद हिमांशु में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच जो गेस्ट पधारे हैं वो केवल एक गेस्ट नहीं है, उनको मैं एक बड़े भाई के तौर पर भी मानता हूँ और वो आज के युग के प्रताप है, क्योंकि उनके नाम में ही प्रताप है, भानु प्रताप। तो भानु प्रताप जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हमारे चैनल पे। भानु प्रताप नाम में ही, जिस नाम का ऐसे माँ बाप ने जिनका नाम रखा हो भानु प्रताप। भानु का अर्थ होता है सूर्य और प्रताप का अर्थ होता है रोशनी, यानी कि सूर्य की रोशनी जैसा चमकना। जैसा नाम है वैसे ही आपका किरदार है। तो शुरुआत करते हैं शुरुआत से ही। तो बताइए सर, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म राजसमंद जिले में हुआ और मेरे माता पिता की दूसरी संतान हूँ मैं। मेरे से एक बड़े भाई है मेरे, महेंद्र प्रताप सिंह करके, वो टीचर हैं, गांव के पास एक सिंह है। तो स्कूली शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ पर हुई? मेरी स्कूली शिक्षा दूसरी क्लास तक तो राजसमंद के जोइंदा गांव में हुई थी, गायत्री पब्लिक स्कूल थी। दूसरी कक्षा के पश्चात मेरे फादर का स्वास्थ्य खराब हो गया था, तो उनको जेके टायर में जो नौकरी करते थे, नौकरी के पश्चात उनको छोड़ के गांव जाना पड़ा। तो तीसरी से 10वीं तक मेरी स्कूली शिक्षा गांव की सरकारी स्कूल में हुई थी। आपका एक इंटरव्यू मैंने यूट्यूब पर देखा था, जो मेरा साक्षात करके आपने डाला था, तो उस बारे में अगर आप कुछ उस परिप्रेक्ष्य में यहाँ बताना चाहें तो बता सकते हैं। यूट्यूब पर वो कोविड टाइम में किसी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों ने मुझे संपर्क करके इंटरव्यू लिया था। उस इंटरव्यू में मैंने यही बताया था जो बचपन में मेरे साथ घटा। जब मैं छोटा था, नर्सरी से 2nd तक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा, लेकिन पिताजी का स्वास्थ्य खराब होने से उनको नौकरी छोड़नी पड़ी और फिर गांव के सरकारी स्कूल में चले गए। जब नर्सरी से अंग्रेजी शिक्षा ले रहे थे, फिर तीसरी कक्षा में गए तो वापस हिंदी में शिक्षा लेनी पड़ी और 6ठी क्लास में गए तो फिर अंग्रेजी आई। तो इस तरह का जो उतार चढ़ाव था वो बताया था। फिर मैंने मेरे जीवन में जो मेरे पिताजी की बीमारी के कारण संकट आए थे उनके बारे में भी बताया था। तो वो इसी प्रकार थे कि किस तरह अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे और पेरेंट्स जो शहर में रह रहे थे, उनको बीमारी के कारण, स्वास्थ्य खराब होने के कारण वापस गांव की तरफ लौटना पड़ा और गांव में बच्चों को पढ़ाया। 10वीं कक्षा तक मैं गांव में पढ़ा था। मैंने मेरे पिताजी के संघर्ष को, जो मेरे पिताजी को स्वास्थ्य खराब होने के पश्चात जब वापस शुरुआत करी नए जीवन की और धीरे धीरे इस लायक बने कि हम बच्चों को शहर में भेज के पढ़ा सके, वो पूरा जो संकट का समय था, उस संकट के समय का व्याख्यान किया था। उस संकट का समय यही था कि जिस तरह एक आदमी गिरता है फिर वापस उठता है, तो मेरे पिताजी को मैंने गिर के उठते हुए देखा। वो मेरे लिए प्रेरणादायी था और वो स्टोरी मैंने उस इंटरव्यू में बताई थी। तो सर, आप कितने भाई बहन हैं कुल? हम 3 भाई हैं। मेरे से बड़े एक भाई हैं महेंद्र प्रताप सिंह, जो एजुकेशन विभाग में है और अभी गांव के पास ही जनावत गांव है, वहाँ पे पोस्टेड है। वो खेल के क्षेत्र में भी रुचि रखते हैं और इंग्लिश के अध्यापक है वो। छोटा भाई है जो एडवोकेट है, शिव प्रताप सिंह, जो कुंभलगढ़ और राजसमंद में प्रैक्टिस करता है। वो गांव की खेती भी देखता है। तो आपने कॉलेज की शिक्षा कहाँ से ली? कॉलेज की शिक्षा मैंने बीएन कॉलेज से करी थी। फर्स्ट ईयर में रेगुलर पढ़ा था, 2nd ईयर मैंने रेगुलर एडमिशन लिया ही था और सितंबर माह में मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया। तो 2nd ईयर मैंने
आधा छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने पूरा प्राइवेट किया, एमए किया मैंने हिस्ट्री में और सोशियोलॉजी में, 2 विषय में एमए किया। आप शायद तक पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं। मैंने जो आपके बारे में रिसर्च की है, तो आफ्टर 12th आपको डॉक्टर बनने की इच्छा थी, और उस मेरी बारे में कुछ बताइए। डॉक्टर बनने की इच्छा थी 10th के बाद। जब मैं 10th गाँव से पढ़ा, 10th में भी मेरे साथ कोई घटना हो गई कि मेरे मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और करीब 2 महीने उदयपुर हॉस्पिटलाइज़ रहे थे। तो गाँव के काम-काज देखना, सब कुछ गाय-भैंसों का काम, घर का काम, सब कुछ मेरे और मेरे दादी के ज़िम्मे आ गया था। और 10वीं कक्षा में मेरे उम्मीदों के अनुरूप परसेंटेज नहीं बन पाए थे। कुछ कारण ये भी था कि सरकारी स्कूल था, तो वहाँ शिक्षकों की कमी थी और शिक्षकों में कमी के कारण अध्यापन भी सही नहीं हो पाया था, तो मेरे 60% बने थे। शुरू से बचपन से सपना ये था कि डॉक्टर बनेंगे, क्योंकि फादर का स्वास्थ्य भी खराब था। उस समय भी सोचा कि स्वास्थ्य खराब है और सही करने के लिए घर में डॉक्टर होता तो अच्छा रहता। मदर का स्वास्थ्य भी खराब हो गया था, तो ये मन में थी कि डॉक्टर बन के कुछ सेवा करनी है। फिर मैं उदयपुर आया पढ़ने के लिए। उदयपुर आया तो मुझे ऐसा लगा कि बायो में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन पिताजी का आदेश था कि बड़े भाई जो विद्या भवन में पढ़ रहे थे कि वहीं पढ़ना है। विद्या भवन में किसी कारणवश मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया। उन्होंने मना कर दिया कि परसेंटेज बहुत कम है और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। मैंने तमाम प्रयास भी किए थे, खूब लोगों से अप्रोच कराने का प्रयास भी किया कि कैसे भी करके एडमिशन मिल जाए एक बार। मैंने यह भी लिख के दिया कि अगर टेस्ट में नंबर कम आएँगे तो मैं वापस दूसरे विषय में चला जाऊँगा, दूसरे संकाय में चला जाऊँगा, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई और मुझे साइंस में एडमिशन नहीं मिला। तो फिर मैंने आर्ट्स ली, तो डॉक्टर बनने का सपना तो मेरा उदयपुर प्रवेश के समय ही खत्म हो चुका था। मतलब जैसा नाम है आपके जीवन में, प्रताप सा नाम है, तो संघर्ष भी प्रताप जैसा ही रहा है। ये तो कोई बड़े संघर्ष नहीं है, पर ठीक है, कुछ ऐसे सपने होते हैं जो पूरे नहीं हो नहीं, पाते। बाकी आज के युवा हैं वो इस इतने संघर्षों से ही घबरा जाते हैं, चुनौतियों से हार जाते हैं। हाँ, मुझे उस समय लगा था कि ठीक है, भगवान ने ये लिखा है हमारे लिए, लेकिन उसके पश्चात मैंने किसी के जीवन में इस तरह की समस्या आई तो हमेशा कोशिश करी कि उनके जीवन में इस तरह की समस्याएं नहीं आ पाए और उन समस्याओं का निराकरण का कारण मैं बन सकूं। तो ये जरूर प्रयास किया है कि मेरे जीवन में संकट आए, वो संकट दूसरे लोगों के जीवन में नहीं आए। तो क्या-क्या डिग्री कर रखी है आपने कॉलेज से? क्या-क्या पढ़ाई की है? मैंने फर्स्ट ईयर रेगुलर किया था बीए में। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और इंग्लिश लिटरेचर मेरे सब्जेक्ट थे। फिर मैंने एमए हिस्ट्री किया 2012 में। अभी 2024 में मैंने तो बीच में आपने बीए के बाद में गैप किया था? बीए के बाद तो रेगुलर किया था, गैप नहीं लिया था। प्राइवेट ही बीए करते ही प्राइवेट एमए हिस्ट्री करा था। अभी मैंने 23-24 में एमए सोशियोलॉजी किया था। वो 10 साल के गैप के बाद मैंने सोचा कि वापस अध्ययन की तरफ जाना चाहिए। तो शुरू से सपना था कि एक सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है और इसमें अपना इंटरेस्ट भी है, तो इस तरह का एक डिग्री भी अपने पास होनी चाहिए। तो सोशियोलॉजी की डिग्री मैंने करी। अब विचार है कि एक एमबीए भी मैं प्राइवेट ही करूंगा। अच्छा। तो ये तो रही इनके प्रारंभिक जीवन की बात। अब जैसे महाराणा प्रताप के जीवन में हल्दी घाटी का प्रवेश होता है, वैसे ही आप बताइए कि आपने पुलिस विभाग कब ज्वाइन किया, एटीएस में कैसे आए, या क्या भूमिका रही? पुलिस विभाग मैंने बहुत छोटी उम्र में ज्वाइन कर दिया था। मैं फर्स्ट ईयर पढ़ रहा था। उस समय हम कैंटीन में बैठे हुए थे। मेरे एक साथी जो पुलिस लाइन में ही रहते हैं, युवराज करके नाम है उनका, मेरे करीबी दोस्त हैं। वो पुलिस लाइन से किसी के लिए फॉर्म लेके आए थे। उस समय हार्ड कॉपी मिलती थी फॉर्म की, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाते थे। फॉर्म लेके आए थे, उन्होंने मना कर दिया कि मुझे फॉर्म नहीं चाहिए। तो वो खरीद के तो ले आए थे। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, मुझे नहीं चाहिए, वापस दे दे। तो उन्होंने कहा वापस नहीं होता है। तो मैंने वो दोनों फॉर्म मेरे लिए खरीद लिए। मैंने कहा आप मुझे दे दो, मैं भर लूंगा। वैसे मेरा सपना नहीं था पुलिस में जाने का, क्योंकि माता पिता खुद ही इस तरह चाहते थे कि कहीं अच्छी नौकरी करे, या फिर नौकरी सभी अच्छी होती है लेकिन कोई बड़ी पोस्ट पे जाए, हायर पोस्ट पे जाए। तो उनके आपस के वार्तालाप को सुन के मैंने वो फॉर्म ले लिए और मैंने रूटीन में ऐसे ही फॉर्म भर दिए थे। क्योंकि मेरा बचपन से अखबार से, पत्र पत्रिकाओं से अच्छा नाता था। मैं हमेशा प्रॉब्लम्स और रीजनिंग वाले क्वेश्चन देखता रहता था, अखबार अच्छी तरह पढ़ता था, करंट से अपडेट रहता था। और रीजनिंग मेरा फेवरेट विषय था। रीजनिंग में मैं बहुत बैठ के सुडोकू भरना, खूब चीजें ऐसी करता रहता था। तो मेरा बेसिक नॉलेज था। और कांस्टेबल की भर्ती में उस समय बेसिक नॉलेज आता था, कोई खास तैयारी की जरूरत होती नहीं थी। तो उसी तैयारी को बल पे रखते हुए मैंने एग्जाम दे दिया और 2008 सितंबर में मैंने पुलिस में ज्वाइन कर लिया।
सितंबर 2008। सितंबर 2008। तो आप हमारे जो युवा दर्शक हैं जो भी स्कूल में हैं उनको आप ये बताइए कि अगर आज की डेट में अगर किसी को एटीएस में जाना है तो वो कैसे जाएगा, क्या प्रक्रिया है? एटीएस एंटी टेररिज्म स्क्वाड है, पुलिस विभाग का ये एक पार्ट है और इसमें पुलिस से ही लोग जाते हैं, डेपुटेशन पे लेते हैं, इंटरव्यू होता है और एटीएस में चले जाते हैं। बस यही है कि अपनी जो ऐसी ड्रीम है उनको, अपने कामों को ईमानदारी से करते रहो और कोशिश करो कि देश की सेवा के लिए कुछ करें। एटीएस में जाना कोई विशेष बड़ी उपलब्धि नहीं है, डिपार्टमेंटली इंटरव्यू होते हैं और जो लोग जिस इंटरेस्ट के अनुसार अपना अपना फील्ड चुनते हैं, मेरा इंटरेस्ट यही था कि मैं ऐसे कामों को चुनूं जहां पे मुझे अधिक सक्रियता से देश के लिए काम करने का मौका मिले, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम में एनसीसी में भी था, स्कूल टाइम में स्काउट में भी था, तो मन में हमेशा एक वो जज्बा था कि अपने देश के लिए काम करना है। तो पुलिस में भी मुझे स्पेशल विंग यही लगी कि यहाँ सीधे अपने इंटैक्ट होंगे ऐसे लोगों से जो देश विरोधी काम कर रहे हैं और उन लोगों को पकड़ने में, उन लोगों को रोकने में हमारा काम होगा। तो कोशिश यही थी कि इस तरह के विभाग में जाए, इसलिए मैंने एटीएस चुना और एटीएस पुलिस का ही दस्ता है। तो युवाओं का अगर संदेश है तो वो यही है कि आप रेगुलर जो भर्तियां आती है उनसे अपडेट रहो, कुछ ना कुछ ऐसी तैयारियां करते रहो, ऐसे इनके सिलेबस देखते रहो कि भर्तियों में किस तरह का सिलेबस आता है, किस तरह उन्हें पढ़ते हैं, किस तरह वहाँ पे पास होते हैं और जो पास लोग हैं उनके इंटरव्यू आते हैं प्रतियोगिता दर्पण में, कहीं पॉडकास्ट भी आते हैं आज तरह। तो इस तरह के इंटरव्यू देखते रहें जिससे कि आपको नॉलेज भी मिलेगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आपके बिल्कुल नाम के दर्पण प्रतीति समान होते हैं कि आज के दौर में लोग समझते हैं कि मैं परेशानियों से दूर भागूं, और आप हैं कि आपके जैसे प्रताप ने बहलोल खां को काटा, यानी कि वो हल्दी घाटी में समस्या से लड़ने के लिए गए, वैसे ही आप कह रहे हैं कि पुलिस विभाग में आप गए लेकिन आपने ये इच्छा से आप एटीएस में गए कि ताकि मुझे और ज्यादा से ज्यादा समस्या मिले और जो मुसीबत है, जो देश के विरोध में जो लोग खड़े हैं, कि वहां फ्रंट वॉर पे जाके मैं लड़ सकूं। तो देखिए ये जज्बा ग्रामीण परिवेश के प्रत्येक व्यक्ति में है, विशेषकर मेरा मैं बताऊं तो मेरा जन्म जहाँ हुआ है वो पूरे विश्व में स्वाभिमान, आत्मसम्मान या पुरुषार्थ के रूप में जाने जाने वाले महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। कुंभलगढ़ का किला मेरे घर से सीधा दिखता है और जिस उस किले की छांव में, उस किले की परछाई में जब हम बड़े हुए हैं तो निश्चय ही हमारे लिए प्रेरक तो यही था कि राष्ट्र के लिए धर्म निभाना है अपना। बचपन से सुनते हैं मेवाड़ के लोगों की कहानियां, तो उन कहानियों से भी प्रेरणा मिलती है। मैं ये मानता हूँ कि भारत के गांव-गांव में लोगों का जज्बा यही होता है। बहुत सारे फौजी हैं, बहुत सारे जो फ्रंट पे लड़ने वाले लोग हैं वो ग्रामीण परिवेश से। उसका कारण ये है कि गाँव में ये जो संकट आज लोगों को लगता है कि ये बड़ी परेशानी है, संकट, ये कोई संकट नहीं है। सुबह 4 बजे उठ के चले जाते हैं गाँव के लोग खेत पे, खेत से चारा काट के, मेरा भी मैं दिनचर्या बता रहा हूँ कि खेत से चारा काट के लाते हैं, पानी भर के हैंडपंप से घर पे लाते हैं। उसके बाद गाय भैंसों के थान की साफ सफाई करते हैं, उसके बाद तैयार होकर स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते ही वापस खेत की तरफ भागना, वापस शाम का चारा लाना। तो ये क्या है, रूटीन काम होते हैं और समस्या दिखती नहीं है। अब जो लोग इतने रिलैक्स जोन में, इतने कंफर्ट जोन में जिया हुआ है, जिसको उठते ही सिर्फ स्कूल जाना है, स्कूल से आते ही रेस्ट करना है, तो उन लोगों को छोटी छोटी समस्याएं बड़ी लगती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण परिवेश में या फिर एक सही परिवेश में पले हुए व्यक्ति को समस्याओं से डरना है या फिर उसको ये छोटे छोटे संकट जो है वो समस्या लगती है या फिर उनसे उसको डिप्रेस लगता है, थकान लगती है, मुझे नहीं लगता है। और ये कोई विशेष एफर्ट नहीं है हमारा कि हमने कोई संकट को अपनाया। हम तो चाहते हैं कि इससे भी ज्यादा काम मिले, क्योंकि जो शरीर है ये तो नश्वर है और जितना काम लेंगे उतना अच्छा रहेगा, मेरा ये मानना है। वैसे तो पूरा उदयपुर भानु प्रताप जी को जानता होगा, लेकिन शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि उदयपुर में जो कन्हैयालाल जी की जो हत्या हुई, जो उदयपुर के पर्यटन पर एक धब्बा भी है, जिन 2 आतंकवादियों ने ये घटना कारित की और उनकी जो पूरी टीम ने की, उस टीम उन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जो टोली गई, जो दस्ता गया, उनमें भानु प्रताप जी का भी नाम था। तो उस समय आप बताइए कि कब आपकी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली, या उदयपुर में क्या माहौल था? राजस्थान के हमारे दिनेश एमएन साहब भी आए थे और वो पूरा एक नेशनल मुद्दा हो गया था। तो उस बारे में, उस घटना के बारे में कुछ बताइए। उन आतंकवादियों को पकड़ने में हमारा विशेष योगदान नहीं था। उन
जो केस था, उस केस से रिलेटेड जो प्रकरण पुलिस में दर्ज हुआ, उसका इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा एटीएस यूनिट उदयपुर के इंचार्ज अनंत कुमार जी के जिम्मे था और हम एटीएस टीम में थे। तो वो इन्वेस्टिगेशन में हमारा मेन रोल था। इन्वेस्टिगेशन हमने किया था शुरुआती 3 दिनों में, उसके बाद सरकारी आदेशों से एनआईए के जिम्मे हो गया था वो, एनआईए ने किया आगे का इन्वेस्टिगेशन। लेकिन शुरुआती 3 दिनों के इन्वेस्टिगेशन में हमें उन टेररिस्टों से जो इतने दुर्दांत अपराधी थे, उनसे संपर्क में रहने का अवसर मिला और उनसे पूछताछ करने का, उनकी विचारधारा जानने का अवसर मिला था। इन्वेस्टिगेशन में हमारा रोल था और हमारे अधिकारी जो थे इंचार्ज हमारे एटीएस के अनंत कुमार जी, उनके जिम्मे ये अनुसंधान था। तो अनुसंधान टीम का हम हिस्सा रहे थे उसमें। तो क्या खामियां रह गई कि उदयपुर में ऐसी घटना हो गई, या ऐसी क्या सोच है लोगों में कि हम बार बार इस इंटरव्यू में भी अभी भी जो 500 वर्ष पहले ऐसे महापुरुष पैदा हुए, आज भी आप उस तरह से भी याद कर रहे हैं, मैं भी याद कर रहा हूँ कि ऐसी विचारधारा वाले लोग भी हैं जो आज भी उन महापुरुषों को याद करते हुए और उनके जीवन पर चल रहे हैं, और ऐसी विचारधारा वाले लोग भी हैं जो भारत माता और उदयपुर और भारत की शांति व्यवस्था बिगाड़ने का कार्य कर रहे हैं। तो ये मानसिकता कैसे आ जाती है? ये मानसिकता, मुझे तो ये लगता है कि जो जिस परिवेश में पलता है, जिस परिवेश में, जिस आवरण में रह रहा है, जिस तरह के लोगों के संपर्क में रह रहा है, उस तरह के लोगों से वो सीखता है। हमें भी, हमने देखा है कि कई बार हमारे मूड स्विंग होते रहते हैं, जैसे लोगों के साथ हम हैं उस तरह का हम बिहेवियर, उस तरह का व्यवहार करने लगते हैं। तो यही कुछ होगा कि ऐसे लोगों के संपर्क में वो आए होंगे, इस तरह के कंटेंट उनको व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे दिखे होंगे, इस तरह के कंटेंट से प्रेरित होकर त्वरित रूप से उनकी इस तरह की मानसिकता बन रही होगी कि वो इस तरह का काम करें। बाकी जो व्यक्ति अच्छे लोगों के संपर्क में रहता है, जो इनोवेटिव पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहता है, खुद से ये काम नहीं कर सकता है। तो हमेशा मैं तो यही कहता हूँ, यही निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों के संपर्क में रहें जो अच्छी सोच रखे, सकारात्मक कार्य करें और राष्ट्र के प्रति भाईचारे का, समाज में अच्छे संदेश देने का कार्य करें। ऐसे लोगों के संपर्क में रहेंगे तो इस तरह की बातें, इस तरह के करतूतें दिमाग नहीं है। अब हम जाते हैं एटीएस से समाज सेवा और कुछ पॉलिटिक्स की तरफ। तो महाराज साहब से आपका परिचय कब हुआ? भिंडर महाराज साहब से कब प्रथम बार मिलना हुआ, कैसे संपर्क में आए? भिंडर महाराज साहब शुरू से मेरे संपर्क में थे, मेरे पारिवारिक रिलेशन भी भिंडर में है। लेकिन मुझे जो लड़ने का जज्बा है उनका, वो मुझे अच्छा लगा था, इसलिए धीरे धीरे उनसे संपर्क बढ़ता गया और उनके लड़ने के जज्बे के कारण ही मैं उनसे प्रभावित रहा, उनसे अच्छी तरह जुड़ा रहा। और आपके जीवन का लक्ष्य तो यही है कि बस जो जरूरतमंद हो कोई, उस व्यक्ति का कार्य मेरे हाथों से सिद्ध होना है तो मैं मेरी मेहनत पूरी करता रहूं। बाकी ऐसा कोई विशेष लक्ष्य नहीं है कि मुझे किसी जगह पहुंचना है, मुझे कोई ऐसा कार्य करना है जो माइलस्टोन बनाना है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन मुझे एक अच्छा इंसान बन के मेरा जीवन जीना है, उसके अलावा कोई विशेष माइलस्टोन वाला लक्ष्य मेरा नहीं है। हमने राम भगवान और हनुमान जी की बहुत सारी कहानियां सुनी हैं जो सच्ची घटना है। तो वैसे ही राम समान भानु प्रताप जी तो हमारे बीच बैठे हैं, तो आप आपके हनुमान जो हैं अरविंद जी, उनके बारे में कुछ कहें। हनुमान का किरदार तो उनको नहीं देंगे, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप राम की बात बता रहे हैं तो राम लक्ष्मण की बात ही, जो भाई भाई में स्नेह था, वैसा ही मेरे ऐसा भाई है वो, जिन्होंने हमेशा मेरे कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया है। कोई भी कार्य हो, उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगाई और ये भगवान का विशेष आशीर्वाद है कि इस तरह के साथी हमें मिलते हैं तो निश्चय ही हमें भी प्रेरणा मिलती है कि ऐसे अच्छे लोग दुनिया में हैं जो आपके सकारात्मक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए आपसे ज्यादा ऊर्जा लगा रहे हैं। तो वो मेरे लक्ष्मण की भांति भाई है और मुझे भी यही लगता है कि मैं मेरे जीवन में उनके लिए कुछ कर सकूं, उनके वास्तविक व्यक्तित्व को लोगों के सामने ला सकूं, तो मेरी उपलब्धि होगी। मैं आपको बता दूं, अरविंद सिंह जी वो व्यक्ति हैं कि आज के इस दौर में हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा फोटो, मेरा नाम ज्यादा से ज्यादा आए या मुझे लोग ज्यादा से ज्यादा पहचाने। 4 साल से तो मेरे मोबाइल में नंबर ऐड है, उनकी व्हाट्सएप की डीपी ले लो या इंस्टाग्राम की डीपी ले लो, सोशल मीडिया की सारी साइट पर
भानु प्रताप सिंह जी का फोटो उनकी डीपी पर लगा रहता है, तो ये सर आपको कैसा लगता है? ठीक है, मैं हमेशा कहता भी हूँ उनको कि ये आपका बहुत बड़ा पुण्य है, आप मानते हैं इसको? ये तो प्रभु का आशीर्वाद है मुझे, इस तरह के लोग इतने समर्पित भाव से मेरे साथ रहने वाले भाई मुझे मिले। और विशेष गुण उनका है, उनका बड़प्पन है कि वो अपनी डीपी पे मुझे जगह देते हैं। बाकी मैं इतना कोई योग्य नहीं, लायक नहीं, क्योंकि मुझसे ज्यादा योग्य वो हैं, मुझसे ज्यादा समर्पित और निष्ठा से कार्य करने वाले वो हैं। आप सर आपके पारिवारिक जीवन या वैवाहिक जीवन के बारे में बताइए, कब आपकी शादी हुई, कितने बच्चे हैं, या आपका परिवार कहाँ रहता है? शादी के नाम पर अलग ही मुस्कान आ गई। मेरी शादी 18 फरवरी 2017 में हुई थी और 2018 में मेरे पुत्र जन्मा था, 15 मई 2018 को। पुत्र अभी सेकंड क्लास में पढ़ रहा है, 2017 में हुई थी। अच्छा, 18 फरवरी 2017 को। और शादी भी मुझे लगता है कि भगवान के आशीर्वाद स्वरूप ही ऐसी पत्नी मुझे मिली कि वो मेरे हर काम में, मेरे व्यस्तम जीवन में हमेशा साथ देने वाले हैं, जिनके कारण मैं अधिक समय समाज में या अपनी नौकरी पर या जहां भी मुझे लगता है कि मेरा समय देने की जरूरत है, वहां दे सकता हूँ। एक बच्चा है जो अभी 8 साल का है और सेकंड क्लास में पढ़ता है। पत्नी अध्यापक है सरकारी स्कूल में। इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ कि भाभी जी आप जहाँ भी सुन रहे हो आपको सलाम है हमारा, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि आज के युग में जब किसी वाइफ का फोन आ जाता है, मैं जब किसी दोस्तों के साथ बैठता हूँ तो वाइफ का जैसे ही फोन आ जाता है वो एक खड़े हो जाते हैं, जो डर लगा रहता है। और वो वाइफ चाहती है कि जल्दी से जल्दी आदमी काम खत्म करके, लेकिन भैया को मैंने देखा है वो उसका पूरा क्रेडिट भाभी को ही जाता है कि 11 बजे हो, रात को 12 बजे हो, चाहे पुलिस का काम हो, और पुलिस का काम नहीं भी होगा तो समाज सेवा के काम में लगे हुए रहेंगे, तो इसका पूरा श्रेय परिवार को जरूर जाता है। लाइफ में ऐसी कोई रिग्रेट तो नहीं बोल सकते, ऐसी कोई चीज जो आप आज तक के जीवन में वापस उसको बदलना चाहोगे? हाँ, बदलना तो बहुत चीजें हैं जो जीवन में गलतियां हुई। पहली गलती तो मेरे में शारीरिक ऊर्जा बहुत थी, तो मुझे बचपन से कोई एक गेम पकड़ना था। मैंने 2-3 अलग-अलग गेम पकड़े, एक गेम को पकड़ के आगे नहीं बढ़ सका। मेरी ये कमी रह गई कि मैंने किसी खेल को नहीं पकड़ा, उस खेल में आगे नहीं बढ़ा। फिर मैं जब कॉलेज में आया, तो वो जो 10वीं कक्षा के बाद साइंस नहीं मिलना, उसकी टीस मेरे मन में 2-3 सालों तक रही। उस टीस के कारण मैं मेरा खुद का नुकसान कर गया कि मुझे ये लगा कि मुझे पढ़ाई में मेरे लिए कुछ नहीं है अब। तो वो जो टीस थी उसके कारण मैं खुद को कमजोर कर गया। ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, ठीक है नॉर्मल फर्स्ट डिवीजन बन जाए बढ़िया है। तो उस समय मैं अगर ध्यान देता किसी एक ऐसा टारगेट लेके, तो उस टारगेट को अचीव कर लेता समय पे। फिर ये कहूँ कि मैं 10वीं कक्षा के बाद पढ़ाई से मेरा मन ही उठ गया था और मैंने कभी उसके बाद किसी भी परीक्षा की मन से तैयारी नहीं करी। तो वो मेरी गलती थी कि मैं उस समय वापस अगर मिले, मैं कोशिश करूँगा कि कोई एक टारगेटेड ऐसा गोल लूँ कि एक मिसाल बने, लोगों को लगे कि हाँ, इस तरफ भी जाना चाहिए। आज हम काम करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे इन छोटे-छोटे कामों से प्रभावित नहीं हो। ऐसे बड़े काम जैसे इस मेवाड़ क्षेत्र की देखते हैं अपन। इस बार भी मैंने देखा कि आरएएस के रिजल्ट में मेवाड़ में फर्स्ट 150 में एक भी व्यक्ति नहीं था। तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारी कि हम लोगों ने उस तरफ टारगेट ही नहीं किया, क्योंकि इस तरह से लोग हमें प्रोत्साहित करने वाले, मोटिवेट करने वाले लोग भी इस क्षेत्र से गए नहीं है। आज अपन आईएएस, आईपीएस देखें तो विरले ही होंगे 4-5 लोग जो यहाँ के आईएएस और आईपीएस हैं। ये हमारे क्षेत्र की कमी है। तो मुझे ये लगता है कि अगर मेरा वो समय वापस आता तो मैं लोगों को वो टारगेट देता कि मैं वहां पहुंचा हूँ, आप मुझसे भी आगे पहुंचने की कोशिश करो। ऐसे कोई 3 बिंदु जो सफलता के जिससे सफलता आज के युवा हासिल कर सके, कोई प्रेरणादायक 3 बिंदु उनको देना चाहे तो? सफलता के लिए सबसे पहला बिंदु मैं जो कहूंगा वो सरलता है। आप जीवन में किसी भी ऐसी चीजों से प्रभावित नहीं हो जो क्षणिक है, बहुत कम समय के लिए है। सरल बने रहना, अपना जो कहते हैं कि इतना ज्यादा उन चीजों में नहीं डूबना जो
प्राउड लगती है, घमंड लगती है, अपनी जो छोटी-छोटी सफलता है उनका इतना जश्न नहीं मनाना कि आपकी आगे की सफलता है जो उससे बाधा बन जाए, तो सरल बने रहना। किसी भी आपने छोटी जो जैसे कि कोई 10वीं में मैंने देखा कोई 10वीं में मेरिट में आ गया, 12वीं में मेरिट में आ गया, लेकिन आगे अपने जीवन को सही सेट नहीं कर पाया। उसका कारण यही है कि वो जो छोटी-छोटी सफलताएँ उन्हें मिली है, उन सफलताओं से वो इतने प्रफुल्लित हो गए कि आगे की सफलताएँ में बाधा बन गया वो। दूसरा समर्पण है, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल के प्रति। जो माता-पिता आपको कठिन परिस्थितियों में पढ़ा रहे हैं, जो लोग आपसे आशा रख के, आप पे विश्वास रख के सोच रहे हैं कि आप अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे, तो उनके प्रति समर्पित रहो। अगर आपका समर्पण कहीं टूटे तो उनकी तरफ देख लें कि ये लोग भी तो हैं जो आशा लेके हमारे साथ खड़े हैं। और अंतिम में जो कहूँगा वो है अनुशासन, कि अनुशासित जीवन बहुत ज़रूरी है। आजकल के युवाओं को मैं देखता हूँ कि अनुशासन की कमी रहती है, बीच में भटकाव आ जाते हैं, उनको लक्ष्य पे है लेकिन जो प्रभावित करने वाले आजकल मुद्दे बहुत हैं, सोशल मीडिया है, इस तरह के कार्यक्रम्स हैं, मूवीज़ है, रील्स है, इनसे प्रभावित होके ऐसे अपने मूल मुद्दों से भटक जाते हैं, तो वो अनुशासन बेहद ज़रूरी है। तो सरलता, समर्पण और अनुशासन प्रथम 3 बिंदु है, सफलता के सोपान है, तो इन पे ध्यान रखना चाहिए। अब पॉडकास्ट का अंतिम चरण, शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी कब परिचय हुआ आपका प्रथम बार? हमारी उम्र के ही है, तो परिचित वो जब प्रेसिडेंट बने थे उसके बाद उदयपुर पधारे, तो पहली बार हमारा मिलना हुआ था। चूँकि छात्र राजनीति में मेरी भी रुचि थी और वो उदयपुर पढ़े हुए भी हैं, तो प्रथम परिचय में ही इस तरह का परिचय हो गया कि वो धीरे-धीरे गहरे रिश्तों में बदल गया। उदयपुर के हजारों युवा ये कयास लगाते हैं कि जैसे शिव के अंदर रविंद्र भाटी है, वैसे ही कुंभलगढ़ के अंदर भानु प्रताप सिंह जी सोलंकी है। तो आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर कि आपका क्या लक्ष्य है राजनीति में जाने का? राजनीति मेरी रुचि का विषय रहा है। मेरे जीवन में मेरे पिताश्री और बड़े पिताजी नरेंद्र सिंह जी सोलंकी, दोनों की राजनीति को मैंने करीब से देखा है। उन्होंने सदैव पद के लिए राजनीति नहीं करी, उनके स्वभाव में यह था कि वो दूसरों की मदद करे और इस नीति का हिस्सा रहे। मेरा भी किसी पद को लेकर कोई विशेष टारगेट नहीं है, लेकिन हाँ, ये सत्य है कि मेरी रुचि का विषय राजनीति है। राजनीति को आप समाज सेवा से भी जोड़ सकते हैं, सामाजिक कार्यों से, समाज में हो रहे गलत कार्यों के निराकरण से, समाज में अच्छाई फैलाने से, समाज में सकारात्मकता फैलाने से, इन सभी विषयों को लेकर मेरी रुचि है और मैं निश्चय इस क्षेत्र में काम करने का सदैव इच्छुक रहता हूँ। बिना पद के भी कार्य करता रहूंगा और ऐसी कोई पद की चाह नहीं है। आप सभी फरमाते हो पद के बारे में, तो ठीक है, जब प्रभु अवसर देंगे तब जरूर कोशिश करेंगे, लेकिन इस तरह के कार्य सदैव चलते रहेंगे। मैंने जिक्र करता हूँ एक छोटे किस्से का, जो मैं आज कल में ही मैंने देखा सोशल मीडिया पे। ओम माथुर जी जो राज्यपाल है वर्तमान में, उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर एक फोटो शेयर किया। एक वरिष्ठ स्वयंसेवक से वो मिल रहे थे, जिनके बारे में उन्होंने लिखा कि इन्होंने आजीवन, हनुमान जी नाम था शायद उनका, उन्होंने आजीवन बिना पद के, बिना पोस्ट के कार्य किया और इस तरह के हजारों लोग हैं। तो उस तरह के हजारों लोग में एक दिन गिनती हमारी भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हम सिर्फ बिना पोस्ट के काम करने में भी, लोगों को टच करने में, लोगों के कार्य करने में, लोगों को सही दिशा प्रदान करने में सफल होते हैं। बाकी राजनीति मेरी रुचि का विषय है और निश्चय ही मेरे जीवन में कभी न कभी राजनीतिक क्षेत्र में मैं मिलूंगा। आप संघ से भी जुड़े हुए हैं?
या उनकी मेरे शाखाओं में कभी बचपन में गए या? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और क्षत्रिय युवक संघ से, दोनों से अच्छी तरह जुड़ा हूँ। इनकी विचारधारा से, इनके कार्यकलापों से, सेवा के कार्यों से प्रभावित रहता हूँ और यदा-कदा कार्यक्रमों में भी जाता रहता हूँ। आज की जो राजनीति हो चुकी है वो पूरी तरह से पैसे में लिप्त है, पैसे की राजनीति हो गई है। तो कोई सामान्य युवा जिसके पास उतना पैसा नहीं हो, धन का उतना बाहुबल नहीं है और वो राजनीति में जाना चाहे तो वो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। मुझे लगता है कि जनता बहुत समझदार होती है। कितना ही पैसा बहा दें, कितना ही पैसों के बल पर जो प्रचार को बल देना है, प्रचार को हवा देनी है वो दे दें, लेकिन जनता सही व्यक्ति को पहचानती है। पैसा व्यक्ति के पास होता है, लेकिन मतदाताओं के पास अपना मत होता है और वो मत देने में जितनी सजगता रखते हैं, वो पैसे बांटने वाला व्यक्ति नहीं रखता है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति सही रास्ते पे काम करेगा, भलाई के लिए काम करेगा, नेक दिल से काम करेगा, पारदर्शिता से काम करेगा, तो वो निश्चय ही राजनीतिक क्षेत्र में सदैव सफल होगा। आज हम राष्ट्र के बड़े-बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को देख सकते हैं कि वो आज भी पैसों के बल पर प्रचार नहीं करते। सिर्फ विश्वसनीयता है उनका चेहरा, उनका काम और उनके प्रति लोगों का विश्वास। तो ये सदैव एक रूमर ही मानता हूँ मैं तो, कि ज़्यादा पैसे वाला होता है, वो राजनीति अच्छे से कर पाता है। मैं तो छात्र संघ चुनावों में लड़ने वाले लोगों को भी हमेशा यही गाइड करता हूँ कि आप लोगों को इस राजनीति में, जहाँ पर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किए हुए सभी मतदाता हैं, उसमें पैसों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और मतदाताओं से भी यही अपील करता हूँ, उन छात्रों से भी यही कहता हूँ कि आपको पैसों से, शराब से, पार्टियों से, इनसे प्रभावित हुए बिना अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए। तो निश्चय ही आपके सवाल का आंसर मेरा यही है कि बिना पैसे के राजनीति हो सकती है, क्योंकि राजनीति होती है सेवा की नीति और सेवा के लिए उत्कृष्ट व्यक्ति वही है जो आपके मत का सम्मान करते हुए, आपके चुने जाने के पश्चात आपके कार्यों को अपना कार्य मानते हुए काम कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद भानु प्रताप सिंह जी का कि इन्होंने हर सवाल का बेबाकी के साथ और शालीनता के साथ उत्तर दिया। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। भानु प्रताप जी और मेरे अंदर कई समानता है, जैसे ये भी आर्ट्स के छात्र रहे हैं, मैं भी आर्ट्स का छात्र रहा हूँ। इन्होंने भी एनसीसी में सेवा दी है, मैंने भी एनसीसी में सेवा दी है और ये महाराणा प्रताप की जन्मस्थली से आते हैं और मैं कुंभलगढ़ जिलवाड़ा, और मैं महाराणा प्रताप की पुण्य स्थली से आता हूँ, समाधि स्थल से आता हूँ, चावंड से। तो भगवान ने भी कहीं कहीं समानताएं दी है। और जैसा कि आपने कहा कि पैसे का उतना महत्व नहीं होता है, तो उसी को, उस बात को चरितार्थ करते हुए ये टॉक विद हिमांशु का आज पहला इंटरव्यू है। मेरे पास कई ऑप्शन थे सर, जो धनवान है, जैन समाज से आता हूँ, बाहुबल है, लेकिन मैंने उन सबको नहीं चुनते हुए भैया का जो संघर्ष है, शालीनता है, सजगता है और लोगों के प्रति, लोगों का काम करने के लिए इनकी जो सजगता है, उस चीज से मैंने प्रेरणा ली। और मेरा ये लक्ष्य था जिस दिन मैंने इसका विमोचन किया कि मेरा पहला इंटरव्यू, जैसे कहते हैं ना कि युवा को पहला प्यार हो जाता है, या फिर स्कूल का पहला दिन है, कॉलेज का पहला दिन है, पहला चुनाव है, वैसे इस आज के टॉक विद हिमांशु के पहले पॉडकास्ट को यादगार बनाने के लिए मैंने भानु प्रताप जी को आमंत्रित किया। आप इस पहले पॉडकास्ट में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। धन्यवाद आपका, आपने भी मुझे चुना, ये आपका बड़प्पन है, मेरा सौभाग्य है और प्रभु का आशीर्वाद है। मैं आशा करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप निरंतर इस क्षेत्र में प्रगति करते रहें और अच्छे कार्यों को, सकारात्मक कार्यों को गति देते रहें। धन्यवाद। और मेरी इस ऑडियंस से जो जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि ऐसे हमारी भारतीय समाज में, हमारे उदयपुर में हम कई बार देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जो बाहरी नेता होते हैं उनके तो हम फैन हो जाते हैं, लेकिन उदयपुर के अंदर भी ऐसे कई लोग हैं जो तत्परता के साथ में हर फील्ड में काम करते हैं। तो हम ऐसे लोगों का अनुसरण करें, ऐसे लोगों का साथ दें, इन्हें और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।